Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 16 July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video, we'll talk about some four important topics. सबसे पहले आज हम न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को डिस्कस करेंगे. नाउ पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन आने वाला है एंड इस मॉनसून सेशन के दौरान न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स प्रेजेंट किए जाएंगे. ना ऑलरेडी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर काफ़ी डिबेट चल रही है. वी विल अंडरस्टैंड कि ये न्यू रूल्स कौन से हैं, कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा एंड व्हाट इज दिस होल डिबेट अबाउट. ये पूरा टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू I2U2 समिट. तो सबसे पहले तो जानेंगे कि व्हाट इज I2U2 समिट, ये है क्या, एंड देन विल फॉलो द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस समिट. And then after this, we'll talk about unparliamentary words. Now see, ये हमने हमारी एडिटोरियल एनालिसिस में भी इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में कवर किया था, इस इशू को काफ़ी डिटेल में देखा था. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को जब आप डिक्लेयर करते हैं वो लिस्ट कैसे बनती है, कौन प्रिपेयर करता है, कौन सा क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इस पूरे मैटर में. तो आज हमारी इस वीडियो में जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का जो टॉपिक है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए देखेंगे. एंड देन आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट मॉन्की पॉक्स. नाउ मॉन्की पॉक्स का फर्स्ट केस इंडिया में आ चुका है, तो इसीलिए मॉन्की पॉक्स वायरस, मॉन्की पॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. इस वायरस का नेचर क्या है, आउटब्रेक कैसे हुआ, कहाँ से इसका जेनेसिस है, ट्रांसमिसिबल है या नहीं, ट्रांसमिसिबल कितना है, जूनोटिक है या नहीं है. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिटेल में मॉन्की पॉक्स के बारे में भी कवर करेंगे. दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, विच इज़ द न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स. तो जैसे कि हमने कहा, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आने वाले हैं और ऑलरेडी इनके ऊपर डिबेट चलनी शुरू हो चुकी है. सो ये जो हमारा लेटेस्ट वर्जन जो रूल्स के हैं, ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होंगे एंड एज पर द लॉ दिस रूल हैज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर बोथ द हाउसेस. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये जो रूल्स हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे. सबसे पहले जानते हैं what are these forest conservation rules. Forest conservation rules basically हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, FCA एक्ट 1980, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से डील करता है. So the forest conservation rules will basically deal with the implementation of Forest Conservation Act 1980. अब यहाँ पे बेसिकली जिस्ट क्या है इस पूरे एक्ट की, कि हमारे पास लेट्स से कोई फॉरेस्ट लैंड है और आपको उस फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस. आपने वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, हाईवे बनाना है, रेलवे लाइन बनानी है, माइनिंग करनी है. बेसिकली आपने जो फॉरेस्ट लैंड है उसे डाइवर्ट कर दिया फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस. इसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, दैट इज गिवन इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड दैट इज बेसिकली द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स एज वेल. So this basically prescribe the procedure to be followed for changing, for diversifying forest land into non-forestry uses. Clear? अब फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट है, तो इसका एम क्या होगा? The aim would be to protect forest and wildlife, to put brakes on the state governments, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का तो मेन उनके लिए तो फ़ायदा ही यही है कि जो फॉरेस्ट लैंड है आप उसे कन्वर्ट कर दें इनटू द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड वहाँ से वो रेवेन्यू गेन कर सकें. तो अल्टीमेटली जब आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखते हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के इनोवेशंस के ऊपर एक ब्रेक लग जाता है. अब वो इस तरीके से हर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट नहीं कर सकते. Ultimately, it will also increase the area
under forest cover, क्योंकि it is not easy for any forest land to convert into any commercial region. So it will definitely increase the area under forest cover. सो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं, अब इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखें, हमारा कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, अगर वो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ बियॉन्ड 5 हेक्टेयर्स, तो ऐसे केस में फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने के लिए जो परमिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एंड इसके लिए एक स्पेशल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है विच इज़ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, FAC। ये कमिटी एग्जामिन करती है कि जो यूज़र एजेंसी है या फिर वो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस फॉरेस्ट लैंड को हमें नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना है, दे शुड हैव मेड अ कन्विंसिंग केस और दे नीड टू अपहेवल ऑफ दैट स्पेसिफिक पार्सल ऑफ लैंड। अब उनको एक प्लान लेकर आना होगा जिससे उनको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी वहाँ पे डैमेज होगा, अब वहाँ पे ट्रीज गिरेंगे, डिनोडेशन होनी शुरू होगी, जो इरोजन है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बट दे हैव टू मेक श्योर कि इनका डैमेजिंग इम्पैक्ट मिनिमल होगा। जो लैंड का जो आप नेचर चेंज कर रहे हैं, इससे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के ऊपर कोई डैमेज नहीं होगा, दैट यू नीड टू इंश्योर। और अगर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी कन्विंस हो जाती है और वो अप्रूव भी कर सकते हैं, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर उन्होंने अप्रूव किया तो ऐसे केस में इसके बाद ये जो मैटर है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, इट इज़ फॉरवर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली जहाँ पे लैंड लोकेटेड है दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। अब फिर स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी राइट्स हैं, उन सबको वो इम्प्लीमेंट हो सके। ऑल द प्रोविजंस आर इंश्योर्ड ओवर देयर। कुछ कुछ स्टेट्स हमारे पास सेपरेट एक्ट है, दिस इज फॉरेस्ट राइट एक्ट, इज अ स्पेशल सेपरेट एक्ट जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल्स, इनके राइट को इंश्योर करता है। सो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू कंप्लाई विद दिस। देन कम्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे एक कंपनसेशन का यहाँ पे एक रूल आ जाता है। जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, इनके अप्रूवल से अब जो एफॉरेस्ट्रेशन जो होगी उसके लिए आपको कंपनसेटरी लैंड देना होगा ताकि वहाँ पे वो एफॉरेस्ट्रेशन हो पाए। और जिस फॉरेस्ट को कट किया गया है उसकी जितनी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि यूजुअली 10 to 15 लाख रुपीस पर हेक्टेयर वेरी करती है, दैट दे नीड टू पे। तो यहाँ पे कंपनसेशन का इफेक्ट भी आ जाता है। मूविंग अहेड, अब अपडेटेड रूल क्या बोल रहे हैं हमें? देखो ये समझ में आ गया कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है क्या, करता क्या है। नाउ लेट्स सी कि जो अपडेटेड रूल्स हैं उनमें क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हमारा जो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स बेसिकली रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसमें चाहे कोई इंडिविजुअल हो या फिर एक कम्युनिटी हो, उन सबको लैंड और लाइवलीहुड राइट्स दिए जाते हैं टू बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, टू ट्राइबल्स और दलित्स या फिर एनी अदर फैमिली हु इज लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं दे हैव देयर लैंड एंड लाइवलीहुड राइट्स, एंड दिस इज कॉन्फर्ड बाय द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब लॉ के अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से कंप्लायंस करना मैंडेटरी है, तभी क्लियरेंस मिलेगी, तभी आप जो फॉरेस्ट लैंड है उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आए हैं 2022, जो न्यू रूल्स हैं, इसमें जो मैंडेटरी फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो कंप्लायंसेस थे उससे इनको डीलिंक कर दिया गया है। मतलब अब मैंडेटरी नहीं है कि आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की कंप्लायंस से जाना होगा टू सीक फॉर द फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रादर इसका जो ओनर्स है वो स्टेट्स और यूटीज पे है, दैट दे शुड कंप्लाई विद बिफोर द फॉरेस्ट लैंड इज हैंडेड टू द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। तो इसे यहाँ पे डीलिंक कर दिया गया है। तो इस प्रोविजन से जो प्राइवेट पार्टीज हैं, दे कैन कल्टीवेट प्लांटेशंस, they can sell them to companies who need to meet the compensatory forestation targets.
सो व्हाट डज दीज न्यू रूल्स सेज अपार्ट फ्रॉम दिस? एक तो डी डी लिंक कर दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट को, मैंडेटरी फॉरेस्ट राइट एक्ट को। सेकंड इज बाईपासिंग द ग्राम सभा। पहले क्या होता था कि जो स्टेट बॉडीज थी उन तक जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फॉरवर्ड होते थे टू फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, एंड इसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती थी कि वेदर जो फॉरेस्ट राइट्स हैं लोकल पीपल के वो सेटल हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद 2009 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि ऐसे प्रपोजल्स इनको एफएसी एंटरटेन नहीं करेगी whether there was a letter from state specifying that the forest right are in place and being settled. बेसिकली जो ग्राम सभा है, जो गवर्निंग बॉडी है एरिया में, वो अपना रिटन कंसेंट देंगे कि यस हमें मंजूर है, हमारी तरफ से ये ओके है कि जो फॉरेस्ट लैंड है इसे नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज किया जाए। सो इट शुड कम फ्रॉम ग्राम सभा। However, there have been a lot of series of disorders between Environment Ministry over the year, क्योंकि Environment Ministry और Ministry of Tribal Affairs में कंसेंट को लेकर काफ़ी एक दूसरे को वो अपोज कर जाते हैं। बिकॉज नाउ फॉर Environment Ministry to go forward, the consent of the ग्राम सभा becomes important. अब इन न्यू रूल्स में क्या हुआ, इन न्यू रूल्स में इसे फॉर्मली कोडिफाई कर दिया गया और कहा गया कि एक बार अगर एफएसी ने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया देन इट विल बी पास डाउन टू स्टेट अथॉरिटीज, जो कि कंपनसेटरी फंड लेंगे, लैंड को ले लैंड भी एक्वायर करेंगे, एंड दैट विल प्रोसेस इट फॉर द फाइनल अप्रूवल। यहाँ पे जो ग्राम सभा का रोल था उसे बाईपास किया जाएगा। अब गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है इस पूरी चीज को लेकर? गवर्नमेंट सेज कि जो न्यू रूल्स हैं इससे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 डाइल्यूट नहीं होता, ये इसे इन्फ्रिंज नहीं करते, रादर इससे एक पैरेलल प्रोसेसिंग जो प्रपोजल्स हैं वो इससे अलाउ हो पाएंगे, एंड दिस विल एलिमिनेट द रिडंडेंट प्रोसेसेस। एंड अगेन स्टेट्स एंड यूटीज कैन इंश्योर कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसकी कंप्लायंस हो एट एनी स्टेज। And the new rules हैं, this will kind of streamline the process of approval. So these rules make a provision for private party to cultivate plantation and sell them as land to companies who need to meet the compensatory afforestation target. तो अपने एफोरेस्टेशन टारगेट को मीट करने के लिए प्राइवेट पार्टीज एक लैंड एरिया में कल्टीवेट करेंगी, प्लांटेशंस लगाएंगी और फिर वो ऐसी कंपनीज को उसके सेल करेंगी जिनके एफोरेस्टेशन टारगेट्स मीट होने हैं। तो कुल मिलाकर कुछ भी हो, इससे इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज होगा। एंड एक प्रॉब्लम जो इंडिया में थी दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉट फाइंडिंग लैंड विद इन द जुरिसडिक्शन फॉर कंपनसेटरी पर्पसेस, वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट पार्टीज खुद प्लांटेशंस प्लांट करेंगी और उसको सेल करेंगी। सो ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है? ऑपोजिशन इसे लेकर क्या बोल रही है कि नंबर वन, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है वो डाइल्यूट हो रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उनको डाइवर्ट किया जा सकता है इनटू इंडस्ट्री विदाउट सेटलिंग द क्वेश्चंस ऑफ राइट ऑफ फॉरेस्ट dwellers एंड ट्राइबल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं। दिस विल ऑल्सो डिसएम्पावर द फॉरेस्ट ट्राइबल्स। अब जो लेटेस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन है दैट इज द एब्सेंस ऑफ वर्डिंग इन द अपडेटेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, कि ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के साथ क्या होगा, जिनका लैंड लेकर वहां पर डेवलपमेंटल वर्क होगा, व्हाट विल हैपन टू सच ट्राइबल्स। और अगर एक बार फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई, अप्रूवल मिल गया, तो ड्वेलर्स अपनी रीसेटलमेंट किस तरह करेंगे? क्या वो इग्नोर हो पाएगा बिकॉज अब उनसे पूछा नहीं जा रहा है? So the state will be under greater pressure from center to accelerate such kind of land diversion processes also. तो यहाँ से आप फॉलो करते रहिए। अभी जब ये मॉनसून सेशन में प्रेजेंट होगा इसे लेकर और जो क्लैरिटी है वो हमें मिलेगी। लेकिन आपको एक तो ओवरऑल पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स करते क्या हैं एंड व्हाट इज दिस होल डिबेट गोइंग ऑन, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है एंड इसे क्रिटिसिज्म क्या है, दैट यू आर सपोज टू नो। Moving ahead, our next article is I2U2 Summit. This is important from international organizations' point of view. So I2U2 का very first virtual summit हुआ है, and this I2 means there are two I's and U2. There are
इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। इन चारों को मिलाकर बनता है I2U2। So it stands for India, Israel, UAE, US. It is also referred as West Asian Quad। आप इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे विजन को कंसेप्चुलाइज किया गया था इन अक्टूबर 2021, जब इन सभी कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो इसराइल में मिले। उस टाइम पे इसे कहा गया इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएस प्रेजेंट हैं। वेस्ट एशियन क्वाड भी कह सकते हैं, बट द रियल नेम इज I2U2 ग्रुप। नाउ व्हाट इज द एम? इन सभी कंट्रीज के बीच में जो कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, उनको डिस्कस करना, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन आउट करना इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स एंड बियॉन्ड। And for this, there are 6 areas of cooperation that has been identified by the countries. Mutually countries ने मिलकर 6 areas of cooperation को यहाँ पे identify किया है। इन एरियाज में जॉइंट इन्वेस्टमेंट होगी, इन एरियाज को इनकरेज किया जाएगा। सबसे पहले वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, right? So it includes water, energy, transportation, space, health, and food security. These are 6 areas जिनके ऊपर जो cooperation है वो की जाएगी, joint investments जिसके लिए मिलेंगी। Now इस I2U2 ग्रुप का बेनिफिट क्या है? अब देखें, इसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल और प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपर्टीज है, इसके हेल्प से कंट्रीज अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर पाएंगी। एक लो कार्बन डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी फॉर आवर इंडस्ट्रीज। ओवरऑल इट विल इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड इट विल प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकली इमर्जिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। अब इस ग्रुप की फॉर्मेशन क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये बेसिकली यूएसए का एक हिडन एजेंडा है, जिससे कि वो ईरान को वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स में कंटेन करना चाहते हैं। सो बेसिकली दिस I2U2 grouping is to contain Iran in the geopolitics of West Asia. This is the prime criticism that goes with the I2U2. एंड इसी के साथ कहा जा रहा है कि इंडिया को इसमें इंटैंगल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रा रीजनल इशू इन वेस्ट एशिया एंड इंडिया शुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ दिस अलायंस। हाउएवर, अगर हम हाइलाइट्स देखें तो इस ग्रुप में जो मेजर डिस्कशंस हुई थी वो 2 इश्यूज के ऊपर हुई थी। एक तो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को डिस्कस किया गया, इसके ऊपर फोकस डिस्कशन रही, और क्लीन एनर्जी को डिस्कस किया गया। अब आप देखें, इस टाइम पे आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या हुआ? फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस एंड क्लीन एनर्जी। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को इस समिट के अंदर कवर किया गया। दे ऑल्सो डिस्कस्ड सम इनोवेटिव वेज जिससे कि लॉन्ग टर्म एक डाइवर्सिफाइड फूड प्रोडक्शन हमें मिल सके, जो फूड डिलीवरी सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बेहतर हो सके, सो दैट वी कैन मैनेज द ग्लोबल फूड शॉक्स। जो लीडर्स थे, दे वेलकम्ड इंडियाज इंटरेस्ट टू ज्वाइन एम फॉर क्लाइमेट। व्हाट इज, देखो इस पूरे आर्टिकल में कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और एम फॉर क्लाइमेट इज वन सच। एम फॉर क्लाइमेट इज एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। So India has shown interest to join this aim for climate, which is basically in which USA, UAE, and Israel is involved, and now India will also join aim for climate. इस ग्रुपिंग में इनिशिएटिव्स आए फूड सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी को लेकर, जैसे कि इंडिया में यूएई $2 बिलियन प्रोग्राम लेकर आएगी। दे विल इन्वेस्ट विद $2 बिलियन बेसिकली टू डेवलप द सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में फूड पार्क्स बनाई जाएंगी, एंड इन फूड पार्क्स में स्टेट ऑफ आर्ट लेवल की क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा टू रिड्यूस द फूड वेस्ट, स्पॉइलेज, to conserve fresh water, and also to employ the renewable energy sources. इंडियन गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट लैंड प्रोवाइड करेगी,
और फार्मर्स को फैसिलिटेट करेगी कि वो इन फूड पार्क्स में इंटीग्रेट हो पाए. Along with this, I2U2 will invest in a hybrid renewable energy project in Gujarat, जिसमें 300 megawatts wind and solar capacity जो है वो इंक्लूड की जाएगी, and this will be complemented by a battery energy storage system. So these are the major highlights of the I2U2 summit. You can see एक प्लान फूड सिक्योरिटी की तरफ है और एक प्लान क्लीन एनर्जी की तरफ है. Moving ahead, our next article was unparliamentary words. तो अभी रिसेंटली 50 पेजेस की कंपाइलेशन की गई है ऐसे वर्ड्स की विच आर डीम्ड अनफिट फॉर द यूज इन पार्लियामेंट. सो लेट्स गो विद दिस आर्टिकल नाउ. अब रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या है? देखो, रीसेंट कंट्रोवर्सी ये थी कि एक न्यू लिस्ट आई है वर्ड्स की, फ्रेजेस की, विच विल बी नॉट अलाउड इन इंडियन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के साथ साथ हमारी स्टेट असेंबलीज में भी इनको यूज नहीं किया जाएगा. एंड इस लिस्ट के अंदर ऐसे वर्ड्स जो हैं उनको एक्सप्लंज कर दिया गया है फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. इस लिस्ट के अंदर ऐसे वर्ड्स हैं विच आर इन थाउजेंड्स, जिसमें इंग्लिश वर्ड्स भी हैं, इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, एंड दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड एज अनपार्लियामेंट्री. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? देखें, सबसे पहले यहाँ पे स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये डिसाइड करना कि कौन सी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री है या नहीं. दिस इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस. तो अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरपर्सन, दे हैव दिस जॉब कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में ना आए. तो ऐसे केस में जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है, दे हैव ब्रॉट आउट अ बल्की टोम व्हिच वाज टाइटल्ड एज अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन. ऐसी बुक पहले 2009 में पब्लिश हुई थी एंड स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो गाइडेड बाय द सेम बुक ओनली, जो कि 1999 में कंपाइल की गई थी. अब ये जो वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं उनकी रेफरेंस कहाँ से ली जाती है? जो रेफरेंसेस हैं, जो भी डिबेट एंड डिस्कशंस हुई हैं, जो भी ऐसी फ्रेजेस जो कि अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर हुई थी इवन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड फर्स्ट लोकसभा एंड राज्यसभा से लेकर 10th लोकसभा तक, राज्यसभा तो कंटिन्यूइंग हाउस है, इन सब में जिन जिन वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री कहा गया वहां से रेफरेंसेस दी गई. हालांकि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम टू से वट एवर स्पीक देता है. नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट दे से और एनी वोट गिवन बाय देम इन पार्लियामेंट. किसी पार्लियामेंट में, किसी कमेटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ भी अगर कहा तो उसको लेकर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती. So MPs, they do not enjoy this freedom to say whatever they want because ultimately वहाँ पे एक rules of parliament आ जाता है. They have to follow the discipline according to the rules of parliament and वहाँ पे ये जो unparliamentary words हैं इनको आप use नहीं करेंगे. अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में रूल 380 भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है, इसमें रूल 380 आता है विच सेज दैट अगर स्पीकर को ये लगता है कि कोई भी डिबेट में इस तरह का वर्ड यूज किया गया है विच इज डिफेमेटरी, जो इनडिसेंट है, अनपार्लियामेंट्री है, अनडिग्निफाइड है, तो ऐसे केस में स्पीकर अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करेगा एंड दे विल ऑर्डर कि ये जो वर्ड है ये प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर दिया जाए. Then we also have Rule 381, which basically says the portion of the proceeding of House, that has to be expunged shall be marked by asterisks. जिस भी आपने चीज को निकाला है, एक्सपंज किया है, वहां पे एक एक्सप्लेनेटरी फुटनोट भी दिया जाएगा एंड लिखा जाएगा that this particular word or the phrase यहाँ पे this has been expunged as an order by the chair. So lastly, अब ये जो लिस्ट प्रिपेयर हुई है, बेसिकली
अगर कोई मेंबर ऐसा वर्ड यूज करता है विच वॉज अनपार्लियामेंट्री, इनडिसेंट, या फिर इससे हाउस की डेकोरम और डिग्निटी हर्ट होती है, तो ऐसे केस में जो हेड रिपोर्टिंग सेक्शन के जो होते हैं वो स्पीकर को एक तरह की रेलिवेंट रूल्स या फिर जो रिकमेंडेशंस हैं वो प्रेजेंट करते हैं टू एक्सपेंज द वर्ड। एंड देन स्पीकर हैज द डिस्क्रिशन। जो रिपोर्टिंग सेक्शन के हेड हैं उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रूल्स दिखा दिए, प्रेसिडेंस दिखा दिया, रिकमेंडेशन दे दी कि भाई इनको एक्सपंज करना होगा। अल्टीमेटली रूल 380 के तहत स्पीकर का जो डिसीजन है दैट इज गोना बी द इम्पोर्टेंट, द फाइनल वन। और ऐसे जो कंपाइलेशन है, जो वर्ड्स की दे आर रिमूव फॉर ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद द रीजन, वो स्पीकर के ऑफिस में भेजा जाता है, संसद टीवी में जाता है, जो एडिटोरियल सर्विस फॉर इंफॉर्मेशन है उनके पास जाता है। फिर अल्टीमेटली जो एडिटोरियल सर्विस फॉर इंफॉर्मेशन है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती है ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस व्हिच वर मेड इन इंडियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड दे रिलीज द न्यू एडिशन टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो इस तरह अब ये न्यू वर्ड्स ऐड ऑन हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मंकी पॉक्स केसेस के बारे में है। इंडिया में मंकी पॉक्स का पहला केस आ चुका है। केरला में 35-year-old man who actually came from UAE, he has been reported to have the first case of the monkeypox. Monkeypox basically एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीजेस वो होती हैं जो कि किसी एनिमल से पास ऑन होती हैं। This monkeypox used to be primarily in the tropical rainforest of Central and the Western Africa, एंड बहुत ही रेयरली, बहुत ही ओकेजनली ये बाकी रीजन्स में ट्रांसपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था। मंकी पॉक्स जिस वायरस से होता है उसे मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है विच इज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पॉक्सविरिडे। अब देखो, आपसे ये तो कोई नहीं पूछेगा कि मंकी पॉक्स वायरस मंकी पॉक्स कॉज करता है, नो। बट हाँ, ये याद रखिएगा कि ये कौन से जीनस को बिलोंग करता है और कौन सी फैमिली है। जीनस इज ऑर्थोपॉक्स वायरस एंड फैमिली इज पॉक्सविरिडे। अब जो मेन सिम्टम्स आपको मंकी पॉक्स में मिलते हैं दैट इज फीवर, रैश एंड स्वोलन लिम्फ नोड्स एंड हेडेक एंड नोजिया। फीवर होगा, लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा स्वोलन अप हो जाती हैं, एंड देयर इज हेडेक एंड नोजिया। मंकी पॉक्स मेनली वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स या जो प्रीमेट्स हैं इनसे ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द ह्यूमन, जूनोटिक है। बट देन ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट भी हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। It can be transmitted from one person to another by direct contact with the lesion. कोई body fluid से हो सकता है, respiratory droplet से हो सकता है, if you are using contaminated material, आपने bleeding से यूज कर ली, इससे भी ये फैल सकता है। अब इसका जो फर्स्ट केस था वो 1958 में मंकीज से रिपोर्ट किया गया था, और ह्यूमन में 1970 में वेस्टर्न अफ्रीका में ये केस आता है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा आउटब्रेक नाइजीरिया में होता है इन 2017, एंड दिस डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड इन मेनी कंट्रीज। यूएसए में, सिंगापुर, यूके, इन सब में ये डिजीज पहुंच चुकी है। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंकी पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स? डिफरेंस लाई करता है लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट के साथ। लिम्फ नोड्स जब एनलार्ज हो जाती हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है लिम्फेडिनोपैथी। और जो लिम्फेडिनोपैथी है, लिम्फ नोड्स का स्वोलन होना, ये मंकी पॉक्स की निशानी है। स्मॉल पॉक्स के केस में जो लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज नहीं होती। बाकी फीवर तो होगा ही होगा, nausea, all of this would be there, but in smallpox there would be no enlargement of the lymph node. So lymphadenopathy is one of the major symptom जिससे आप smallpox और monkeypox को differentiate कर सकते हैं। So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.